गुड मॉर्निंग क्लास 11th। देखिए लेसन आपका चल रहा था राजस्थान में राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें। तो राजस्थान की रजत बूंदें में देखिए पेज नंबर 15 हो गया था, आगे आ जाएगा पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 राजस्थान की रजत बूंदें। तो देखिएगा पेज नंबर 16 में लिखा है, नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलमबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। चेलमबाजी को खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है। चेंजारू ऊपर आ जाते हैं और चेंजारू जो होते हैं, जो मतलब खोद रहे होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलमबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेंजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग और भेंट दी जाती थी। कहते हैं कि प्रथा क्या होती है। इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। मतलब ये प्रथा थी कि जो कुएं खोदेगा उसको वर्ष भर कुछ ना कुछ सम्मानित किया, कुछ ना कुछ दे के उसको सम्मानित किया जाता था। तो अवसरों पर नेक भेंट दी जाती थी और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगा दिया जाता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है कि खाली उनको पैसे दे दो और काम खत्म। कई जगहों पर चेंजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गाँव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 बरस वाले पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। बस आज भी मतलब पानी उनको दे रही हैं। कुएं का मुँह छोटा रखने के 3 बड़े कारण होते हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े सिर्फ भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है, यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। पानी होगा, छोटी से मुँह छोटा है तो पानी ऊपर रहेगा और ऐसे हो जाएगा, हम उसको इधर से कर देंगे तो पानी जो था चारों तरफ फैल जाएगा और पानी जो है उसमें जो यदि हम बाल्टी डालते हैं या हम कोई बर्तन डालते हैं पानी भरने के लिए तो उसमें पानी आ नहीं पाएगा। तो कहते हैं कुएं का जो व्यास होता है या कुएं का जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है। कुएं का मुंह जो होता है बहुत छोटा होता है। तो छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चर्च का भी उपयोग किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चर्च के मुख पर लोहे की वजनी कड़ा बंधा होता है। चर्च जो है पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी वो ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चर्च जो है अपना पूरा आकार ले लेता है। मतलब पानी जब उसमें भर जाता है तो पूरा सीधा हो जाता है ना, पूरा आकार ले लेता है। कहते हैं पिछले दौर में कुछ गाँव के आसपास सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब में से भी छोटी चर्ची बनने लगी है जो चमड़े से बनी होती है। जिसको चमड़े से भरती होती है ना, तो उसके अंदर कपड़ा लगा करके उसके अंदर पानी भर लेते हैं, उसके अंदर पानी भरा जाता है। तो कहते हैं वो किससे बनती है, टायर से भी बन जाती है। टायर से मोटी होती है तो वो पानी भी ठंडा रहता है और उसमें भर जाती है। कुएं की व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी होता है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को
भाप बनकर जुड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी होता है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। हर कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहीं अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। मतलब सड़कें बन गई हैं तो लोग आना जाना लोगों का बहुत हो गया है, लोगों का आना जाना बहुत हो गया है और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी या चक्री पर लगा दिए जाते हैं। कहाँ पर लगाए जाते हैं? ताले कुएं के ऊपर जो पानी खींचा जाता है उसके ऊपर एक घिरनी लगी होती है या चक्री लगी होती है, उसके ऊपर वो ताला लगा देते हैं। कुएं गहरी बने और पानी खींचने की सुविधा के लिए उनके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगा दी जाती है। यह गरंडी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी दो भुजाओं पर लगती है, लेकिन प्रायः एक गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसके आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर कर ली जाती है। पानी बीच में छलक करके गिरता नहीं। वजन खींचने में भी इससे बहुत सुविधा रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक अलग अलग कुएं होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी होती हैं। कुइयाँ बना लेते हैं, अपनी अपनी अलग अलग कुइयाँ बनाते हैं, जहाँ पर 2-3 बाल्टियाँ जो होता है पानी की निकल आती हैं। तो एक परिवार होता है, जहाँ परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं तो कितनी सारी कुइयाँ बना लेते हैं, 2-4 कुइयाँ बना लेते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए होता है उनको। ठीक है ना। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरा रहेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा कर देना। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिरपरिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लगता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घाटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। पशुओं की घटियाँ बनती हैं और वो बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ अब क्या करेंगी? अब वो आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC मतलब 6 × 20
के नाम से जानते थे। कहीं कहीं पर इन्हें पार भी कहते थे। पार भी कहा, 6 गुणा 20 यानी उसे पार भी कहते थे। जैसे पार भी कहते थे, जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर भी हैं। जैसे जांदरे आलू पार, सिरगू आलू पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है, कहीं धादड़ो है, कहीं धड़धड़ो है, कहीं पर बिट्टो रोबलियों के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी रखा गया है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। कुई अब देखिए इसमें आता है, देखिए इसमें आता है राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। कहते लिखा है क्वेश्चन कि राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। तो कहते हैं राजस्थान में ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे। राजस्थान में ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे क्या है, रेती रेत है। और इस भाग में पहले रेत में समा करके ज़मीन के नीचे चला जाता है। इस भाग में जो होता है पानी, पानी रेत में समा करके ज़मीन के अंदर चला जाता है। और रेत में 10 हाथ में 50 हाथ नीचे एक खड़िया परत पाई जाती है जो पानी को इसमें कम व्यास में कुएँ बनाए जाते हैं, जो पानी को इससे नीचे जाने से रोक देती है। इसी पानी को प्राप्त करने के लिए पहले मुँह वाले कम व्यास के कुएँ बनाए जाते हैं जिन्हें हम कुई कहते हैं। जैसे लिखा है ना, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। तो राजस्थान में कहते हैं ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर क्या है, रेत ही रेत है मतलब कहने का। और इस भाग में पानी रेत में समा करके ज़मीन के नीचे चला जाता है। रेत में 10 हाथ से 50 हाथ नीचे एक खड़िया परत पाई जाती है और जो पानी को इससे नीचे जाने से रोकती है। इसी पानी को प्राप्त करने के लिए पहले पतले मुँह वाले कम व्यास के कुएँ बनाए जाते हैं और जिन्हें हम कुई कहते हैं। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, जिन्हें हम कुई कहते हैं। अच्छा, अब कहते हैं इनकी गहराई और व्यास सामान्य कुओं की गहराई और व्यास से में क्या अंतर होता है। कहते हैं सामान्य कुएँ चौड़े मुँह वाले तथा 150-200 हाथ गहरे होते हैं। 150-200 हाथ गहरे होते हैं और उनका मुँह जो होता है चौड़ा भी बहुत होता है। जबकि कुई जो होती है पतले मुँह की तथा उसका मुँह पतले मुँह की और बहुत ही कम गहरी होती है। पतले मुँह की और बहुत कम गहरी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसी मदद कर सकता है कि तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं। देखिए यह पाठ हमें पानी की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट के प्रति हमें आगाह करता है, क्योंकि पानी नहीं होता, मतलब हर जगह कुइयाँ बना दी गई, 2-4 बाल्टी पानी भर देते हैं। तो ये बताता है कि मतलब पानी को हमें कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि पानी की बहुत कमी है। तो ये पाठ हमें किस लिए अवगत कराता है, पानी के से उत्पन्न होने वाले संकट के प्रति हमें आगाह करता है। और वही जल संरक्षण के लिए भी हमें सभी को प्रेरित करता है, मतलब पानी से होने वाले संकट के प्रति आगाह करता है और उसके संरक्षण और उसको इकट्ठा करने के लिए भी प्रेरित करता है। इस पाठ में पानी के मूल्य का भी हमें ज्ञान हो जाता है कि पानी कितना कीमती है। हमें किसी भी हाल में पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। पानी की बर्बादी को रोकने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने की प्रेरणा हमें इस पाठ से प्राप्त होती है। तो देश के अन्य राज्यों में वर्षा के जल को देश के अन्य राज्यों में वर्षा के जल को तालाब में, बावड़ी में, बड़े बड़े जलाशयों में संचित करके संकट के समय उनका उपयोग करके लोगों को जागरूक करने के लिए का मतलब उसमें तालाबों में, बावड़ी में और उसमें जलाशयों में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और जब उनको पानी की ज़रूरत होती है वो जो इकट्ठा जो हुआ पानी होता है वो उनका उपयोग कर लेते हैं, वो उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उपयोग करते हैं
तो छतों पर इकट्ठे पानी टंकियों में जमा करने और पाइप के सहारे ज़मीन में पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, जिससे कि भूजल का स्तर बढ़ सके। मतलब टंकियों में भी पानी भर देते हैं। क्या तरीका? बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए यह पाठ में कैसे आगाह करता है? पाठ में क्या आगाह करता है? मतलब पानी से संकट के लिए हमें जागरूक करता है, पानी को इकट्ठा करने के लिए, कि पानी को हमें मतलब इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है। ये बताता है कि पानी का महत्व कितना है, पानी की क्या इम्पोर्टेंस है ना। पानी के महत्व का विज्ञान बताता है और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए, पानी की बर्बादी को रोकने और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने की जो प्रेरणा होती है हमें इसी पाठ से प्राप्त हो जाती है। देखिए, और देश के अन्य राज्यों में क्या करते हैं, कुएं में, तालाब में, बावड़ी में और जलाशयों में पानी को इकट्ठा करते हैं और जब पानी की ज़रूरत होती है तो वे उसका उपयोग करते हैं। छतों के ऊपर पानी की टंकियाँ रख दी जाती हैं और पानी की टंकियों से पाइप के द्वारा जल जो है ज़मीन की सतह पर पहुँचाया जाता है, जिससे कि ज़मीन जो है उसमें नमी बनी रहे, उसमें नमी बनी रहे। ठीक, देखिए, चेंजारू के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज फर्क आ गया है। पाठ के आधार पर बताइए क्या? देखिए, कुएं के निर्माण का काम पूरा हो जाने पर चेंजारू को क्या किया जाता था? चेंजारू को समय समय पर मतलब पूरे 1 वर्ष तक उनको कुछ ना कुछ भेंट दी जाती थी। तीज त्योहारों में, विवाह जैसे अवसरों पर और नेक दिया जाता था और खलिहान में उनके नाम से एक ढेर लगा दिया जाता था, जो उनको मतलब भेंट स्वरूप उनको देना होता था। पर अब क्या होता है? अब सिर्फ मजदूरी दे करके काम करवाने का प्रचलन बढ़ गया है। सिर्फ मजदूरी दे करके काम करवाने का प्रचलन मतलब बढ़ गया है। देखिए, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, कुएं बनाने में और उसमें पानी लेने का हक जो होता है निजी होता है। कोई कुइयाँ बना लो और उसमें से पानी ले लो, वो तुम्हारा हक जो होता है निजी होता है। परंतु ग्राम समाज में सार्वजनिक जमीन पर जो कुएं बनाई जाती है, उस क्षेत्र में बरसने वाला पानी साल भर नमी के रूप में सुरक्षित रहेगा, जो बाद में रिस करके कई कुइयों में इकट्ठा होता रहेगा। वर्षा की इस तय मात्रा को कई कुइयाँ बना करके पहले से नमी का बंटवारा कर दिया जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। कहते हैं कुइयाँ बनाने में और उसमें से पानी लेने का, उसमें कुएं बनाने में और पानी लेने का हक खाली होता है, निजी होता है, स्वयं बनाना होता है। और जो परंतु ग्राम समाज की जो सार्वजनिक ज़मीन पर बनाई जाती है, उसमें पानी रिस करके इकट्ठा होता रहेगा और उस तय मात्रा को पहले से उसमें जो नमी आती है उसका बंटवारा किया जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। देखिए, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी क्या होता है? ये पानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। ये पानी जो है सीधा बरसात से मिलने वाला पानी होता है। ये धरातल पर बहता है और नदी तालाब आदि में रोका जाता है। पालर पानी किसे कहते हैं? ये पानी जो होता है बरसात में आता है और ये पानी जो होता है धरातल में पड़ता है और ये पानी सरोवर में, मतलब ये तालाब में और नदियों में रोक दिया जाता है। और पाताल पानी क्या होता है? ये पानी का दूसरा रूप होता है, जो वर्षा होती है और वर्षा के बाद रेत के द्वारा सोख लिया जाता है और खड़िया परत के अभाव में ज़मीन के नीचे वो चला जाता है। कुओं में यह पानी 150-200 हाथ की गहराई पर मिलता है, जो खारा होता है। मतलब कहते हैं जो वर्षा ऋतु में जो पानी आता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, रेत में चला जाता है। रेत मतलब वो पानी जो होता है रेत द्वारा सोख लिया जाता है और खड़िया परत के अभाव में वह ज़मीन के नीचे चला जाता है। कुओं में यह पानी 150-200 फुट की गहराई पर मिलता है और यह
बहुत और ये बहुत खारा होता है, ठीक है ना, ये बहुत खारा होता है। आगे आता है रेजाड़ी पानी। रेजाड़ी पानी क्या होता है? पालर पानी और पाताल पानी के बीच का, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का यह तीसरा रूप होता है। यानी पानी धरातल पर रेत के द्वारा सोख लिया जाता है, परंतु खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी में नहीं मिल पाता है। कुएं बनाकर यही पानी निकाला जाता है जो पानी के काम आता है। आप अब ये ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को हमने एक बार क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, तो ये रिवीजन है एक तरीके से। पेपर आ गए बीच में, तो ये हो गया कि शायद आपको ध्यान ही ना हो या आपने पढ़ा ना हो, तो एक बार रिवीजन के तौर पर इसको हम फिर से करवा रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा, जैसे मतलब आप अलग टाइप से भी कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो लिखा है चेंजारों के काम करते समय बीच बीच में मुट्ठी भर रेत कुएं में क्यों फेंकी जाती है? कुएं में क्यों फेंकी? जब चेंजारू काम करता है तो बीच बीच में मुट्ठी भर भर के रेत कुएं में क्यों फेंक दी जाती है? तो कहते हैं चेंजारों गहराई में जब गहराई में काम कर रहे होते हैं तो बीच बीच में मुट्ठी भर रेत कुएं में इसलिए फेंकते हैं ताकि रेत के साथ में ताज़ी हवा जो है नीचे चली जाए। तो जैसे नीचे की दम घुटू गर्म हवा जो होती है ऊपर आए और चेंजारों को गर्मी से राहत मिल जाए, मतलब कहते हैं इसलिए मुट्ठी भर भर के रेत वहाँ पर फेंकी जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो ठंडी हवा जो है, ऊपर की जो हवा जो है इसलिए फेंकते हैं कि ताज़ी हवा जो है नीचे चली जाए और नीचे वाली जो गर्म हवा है वो ऊपर को और आ जाए और उसे क्या करे, चेंजारों को गर्मी से राहत मिल जाए, इसलिए मुट्ठी भर करके रेत को नीचे फेंकते हैं, ठीक। आगे देखिए लिखा है कुएं से कुएं किस प्रकार से भिन्न होती है? कुएं से देखो, कुआं जो होता है 10-12 फीट की गहराई पर होता है, ज़्यादा होता है, और कुएं जो होती है बहुत छोटी होती है। कुएं का व्यास छोटा होता है और कुएं का व्यास जो होता है बड़ा होता है। तो कहते हैं कुआं जो होता है 150-200 फीट गहरा होता है और कुएं का मुंह चौड़ा होता है और कुएं का मुंह जो होता है पतला होता है और ये 50 हाथ गहरी होती है। ये 150-200 हाथ का गहरा होता है, ये 50 हाथ गहरी होती है। इसमें पानी रिस करके इकट्ठा होता है और इससे प्राप्त पानी जो होता है, इससे कुएं में इससे रिस करके पानी जो इकट्ठा होता है वह पानी जो है पीने के योग्य हो जाता है और वह पानी होता है कैसा? वह पानी होता है मीठा, वह पानी मीठा होता है। कुएं से कुएं हो गया किस प्रकार से भिन्न होती है? अच्छा देखिए, मरुभूमि में पाई जाने वाली खड़िया पट्टी और रेजाड़ी पानी में क्या संबंध होता है? रेजाड़ी पानी में क्या संबंध होता है? तो देखिए, मरुभूमि मतलब रेगिस्तान की जो भूमि होती है जहाँ पर क्या होता है, सिर्फ रेत ही रेत होती है और रेत ही रेत होती है। जब दूर से देखते हैं ना, कभी कहते हैं रेत चमकती है तो दूर से पता चलता है कि पानी है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कोई पानी नहीं होता है। तो कहते हैं वहाँ पर ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, सिर्फ ऊँट जो है सब वहाँ पर ऊँट की सवारी चलती है, तो कहते हैं ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो मरुभूमि में रेत का विस्तार असीमित एवं गहराई अपार होती है। यहाँ वर्षा की पर्याप्त मात्रा को भी भूमि में समाते हुए देर नहीं लगती। मरुभूमि में रेत की सतह के 10-15 हाथ में 50-60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी की एक परत चलती है। 50-60 हाथ नीचे खड़िया की एक परत चलती है और ये पट्टी वर्षा के जल को पाताल में जाने से रोकती है और पानी पट्टी पर फैलकर नमी के रूप में रह जाता है। इसी जल को कुएं अत्यंत विचित्र ढंग से अपने में समेटती है और इस प्रकार कहा जाता है कि खड़िया पट्टी के बिना कुएं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब खड़िया पट्टी के अतिरिक्त कुएं का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। मरुभूमि में फैली रेत प्रकृति की एक और अनोखी उदारता का काम करती है। मरुभूमि में फैली रेत,
कहते मरुभूमि में रेत की सतह के ऊपर धरातल के समानांतर एक खड़िया पट्टी पाई जाती है जो पानी को पाताल में जाने से एक ओर से रोकती है। यहीं दूर दूर तक असीमित फैली रेत भी किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होती। इतना ही होती है, रेत के बेकड़ इतने बारीक होते हैं, कहते हैं रेत के जो कण होते हैं, रेत के कण इतने बारीक होते हैं कि मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से ये चिपकते नहीं हैं। रेत के कण, मिट्टी के कण आपस में चिपक करके खाली स्थान छोड़ देते हैं, पर रेत के कण जो हैं आपस में चिपकते नहीं हैं, फैले रहते हैं। और क्या करते हैं, मिट्टी के कणों की तरह आपस खाली स्थान छोड़ देते हैं और सूख जाने पर उनमें दरारें पड़ जाती हैं। जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं। अच्छा, और इन दरारों से गर्मी पड़ने के कारण वातावरण में लौटने लगती है। मरुभूमि के कण समान रूप से बिखरे होते हैं। पानी पड़ने से वे कण भारी होकर अपना स्थान नहीं छोड़ते। इससे मरुभूमि में दरारें नहीं पड़ती। मरुभूमि मतलब बाहर मिट्टी जो होती है बहुत भारी होती है, वो इतनी जल्दी सूखती नहीं है। जब वो सूखेगी नहीं तो उसमें दरारें भी नहीं पड़ेंगी, है ना, तो उसमें दरारें नहीं पड़ने पाती। वर्षा का जल नमी के रूप में रेत में संचित रहता है। रेत के ये असंख्य कण जो होते हैं इसी जल की रखवाली करते हैं। इस प्रकार से जो ये रेत होते हैं प्रकृति की एक अनोखी उदारता का ये काम करते हैं। प्रकृति की एक अनोखी उदारता का ये काम करते हैं। तो देखिएगा ये जो लिखा है राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान की रजत बूंदें। तो राजस्थान की ये रजत बूंदें जो पूरा लेसन था मैंने आपको करवा लिया है और इसके क्वेश्चन भी मैंने आपको एक बार रिपीट कर दिए हैं। तो आप इनको आराम से देखिएगा। सबसे अच्छा होगा कि आप कल तो है आज हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे को ये वीडियो चला जाएगा और वेडनेसडे थर्सडे आएगा। तो आप ये काम करिएगा, थर्सडे वाले दिन आप अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा, क्लास लाइव, ठीक है। लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो उससे ये होगा कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक। और इसके अलावा देखिएगा 2 लेसन हैं इसमें, एक आंसर लेसन है, देखिए हम बताते हैं आपको। एक है इसमें भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की भी मैंने उसके गायन की विशेषताएं बताई थी, कितनी सारी विशेषता थी, लेकिन हर बच्चे ने सिर्फ निर्मलता ही लिख दिया उसमें उठा करके, है ना। तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और दूसरा आ गया राजस्थान की रजत बूंदें। ये दोनों लेसन जो हैं आपके हो चुके हैं। और इसमें आ गया है नमक का दरोगा हो गया है, मियां नसीरुद्दीन अपू के साथ 2.5 साल, और विदाई संभाषण जो है चल रहा है, विदाई संभाषण अभी चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा थोड़े दिन में। और पद में कबीर हो गया, मीरा हो गया, राम नरेश कबीर और मीरा हो गए हैं। और देखिए हम बताते हैं आपको, हाँ कबीर हो गया, मीरा हो गया है और राम नरेश त्रिपाठी नहीं, बस सिर्फ 2 ही लेसन में हैं। अब इसके बाद में राम नरेश त्रिपाठी जो है पद में जो पढ़ाया जाएगा आप उसको बेटा जी आप अपनी लाइव क्लास ही ज्वाइन करें, ठीक है बेटा। ओके बाय।